हैं, देखिए भृगुनंदी नाड़ी की रिक्वायरमेंट क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशरी जिन्होंने भी की होगी, तो मेनली तीन एस्ट्रोलॉजी आपकी प्रचलन में है। एक है पाराशरी जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है आपका भृगुनंदी नाड़ी, और तीसरी हम यूज करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। ये तीनों एस्ट्रोलॉजी अलग अलग जगह हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बड़ी है, और उसको कहा जाता है कि इसको पूरा करने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। 3 जन्म से कम में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पीढ़ी के अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है जो सारी प्रेडिक्शन दे पाए। कोई भी नहीं है, कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो आसपास पहुंच सकता है मगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे पाता, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लिकेसी बहुत है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एन नंबर ऑफ कंसेप्ट हैं, उन्हें लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको, जिसे हम बोलते हैं ना, संभालना मुश्किल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, तो वो संभलती नहीं है, इसलिए प्रेडिक्शन भी नहीं दे पाते। उसमें प्रेडिक्शन देने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए बंदे को, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, और बहुत गहरा अध्ययन किया हो, कम से कम 25-30 साल का, तब जाकर वो कुछ कुछ बता सकता है, पूरी तरीके से नहीं बता सकता। दूसरी, मगर और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई ही नहीं जा सकती। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है, जैसे बहुत सारे इवेंट नहीं बताए जा सकते। आज आपके साथ क्या घटना होने वाली है शाम तक, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। आप कहीं, आपका कोई लेटर आज की डेट में आएगा, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब उसके अंदर नहीं है। तो उसका एक दूसरी एस्ट्रोलॉजी है जिसको बिल्कुल माइन्यूट एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जो छोटी से छोटी घटना बता देती है, वो है केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति। उसके अंदर आप कुछ भी बता सकते हो। आपका 15 मिनट के बाद कुछ होना है, 10 मिनट के बाद कुछ होना है, ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब देने का उसके अंदर तरीका है। वो आपकी सही कितनी होती है वो एक अलग बात है। देखिए, प्रेडिक्शन करना एक बात है और प्रेडिक्शन का सही होना है दूसरी बात है, दोनों में डिफरेंस है। मगर करना आना चाहिए, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। हमारा सही होना नहीं होना वो हमारे ऊपर, और जो जिस नेटिव की हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, दोनों के प्रारब्ध और भाग्य पर भी निर्भर करता है कि हमने कोई प्रेडिक्शन दी, वो सही जाएगी नहीं जाएगी वो एक अलग बात है, मगर हम दे भी पा रहे हैं कि नहीं कॉन्फिडेंटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एस्ट्रोलॉजी जो आती है, जिसे हम सबसे आसान, स्थूल, बल्क एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वो है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी, हम बातों बातों में इस एस्ट्रोलॉजी को कर जाएंगे, और केस में हम उच्च नीच की राशियां, डिग्री ये समझते हैं, उतनी देर में भृगुनंदी नाड़ी आपकी खत्म हो जाती है। 5 या 6 क्लास के बाद आप पूरी तरीके से इसमें प्रेडिक्शन देना शुरू कर दोगे। ये डिपेंड करती है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। 50 शार्ट पर कम से कम जो लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भृगुनंदी नाड़ी के बारे में प्रेडिक्शन पूरी तरीके से दे पाएंगे। मगर इसमें माइन्यूट डिटेल भृगुनंदी नाड़ी में नहीं दे सकते। आप बहुत छोटी छोटी घटनाओं की प्रेडिक्शन देना चाहोगे, नहीं दे सकते। आपको एक मोटी मोटी आप आइडिया हर चीज के बारे में बता सकते हो, जो और किसी भी एस्ट्रोलॉजी में आप नहीं बता सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अर्लियर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी केवल साउथ इंडिया के अंदर यूज होती थी, नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अभी 20-25 साल से, और खास तौर से जब से कोरोना आया था, तो कोरोना में घर घर के अंदर एस्ट्रोलॉजी पहुंच गई। लोगों ने घरों में छुट्टियों में खूब एस्ट्रोलॉजी देखी, और तब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पर प्रभाव आया। इससे पहले मैं, क्योंकि 35-40 साल से करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, बहुत कम लोग थे जो नाड़ी करना चाहते थे, नहीं के बराबर 5-5, 4-4 स्टूडेंट को लेकर हम पढ़ाया करते थे। मगर आज की डेट में आपका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ये केवल प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस पर बेस्ड है, और इसके अंदर बहुत बड़ी मोटी मोटी बातें बताई जा सकती हैं। नाड़ी है क्या, कई तरह की नाड़ी है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। इसको मोर एंड लेस इंट्रोडक्शन टाइप क्लास समझे, और समझने की आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको चीज दिमाग के अंदर आएगी। रटने वाली कोई भी बात नहीं है, आप उसको समझते रहिए जो मैं बातें बता रहा हूँ। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आप किस रास्ते पर जा रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये काफी पहले पाराशर जी से भी बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजी है। पार्वती जी के पास जो सप्त ऋषि बैठे हुए थे, तो पार्वती जी ने कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर कौन कौन से इवेंट हुए होंगे, ये सप्त ऋषियों को दिया कि आप प्रेडिक्ट करिए इनकी लाइफ के अंदर क्या हुआ। सप्त ऋषि तो दूरदर्शी हुआ करते थे,
तो उन्होंने जो जो पत्ते होते हैं, उस समय पर कोई लेखनी के लिए कुछ होता तो था नहीं, उनके ऊपर कुछ लिख दिए कंसेप्ट, और उसी के बेस पर ये एस्ट्रोलॉजी बनी है जिसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इसका कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। आप हम जैसे लोगों ने प्रयास करके कुछ कुछ कलेक्ट किया है। जैसे मैं भी आपको जो कराऊंगा वो कंप्लीट मेरा प्रिपेयर्ड है। दूसरा, आज के समय पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मनगढ़ंत कंसेप्ट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। आप जितने भी मेन लोगों का नाम जानते हो वो सब अधिकतर लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कुछ बना रखा है, मिक्सिंग की हुई है पाराशरी के साथ, कहीं किसी के साथ। मैं आपको जो कराऊंगा मैं प्योर भृगु नंदी नाड़ी करूंगा। प्योर भृगु नंदी नाड़ी किसने बनाई थी? आरजी राव सर ने ये डिस्कवर की थी। भृगु नाड़ी एक नाड़ी है, नंदी नाड़ी एक नाड़ी है। अलग अलग नाड़ियों में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल प्योर जो आरजी राव जी से ही पढ़ा हुआ हूं और उनकी जो बनाई हुई है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है, मैं बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में कराऊंगा। आप जब तक मेरा कोर्स करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है अपने दिमाग के अंदर आपने जहां से भी कुछ सीखा है उसे निकालना है, और YouTube पर कम से कम जितने दिन मेरी क्लास है कोई भी वीडियो वगैरह ना देखें। मैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा कि वो फलाना ये कह रहा था, ढिकाना ये कह रहा था, उसका कोई नहीं है। मैं जो सब्जेक्ट है उसके जवाब दूंगा कि भृगु नंदी नाड़ी को किस तरीके से किया जाता है। उस तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे कि आपने किसी वीडियो में कुछ देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हजारों वर्जन हैं इसके, और सब लोगों ने अपने अपने बनाए हुए हैं, मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। जो लोग पढ़ाते रहते हैं, अब उनको स्टूडेंट चाहिए तो वो अपनी तरफ से मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में इसे कराने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग की इसकी जो क्या कहते हैं, आपको एक तरीके का इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब हम शुरुआत करते हैं, और मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरी क्लास लूँगा मैं। जहाँ मुझे एक्सप्लेन करना होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको बीच में कोई भी डाउट है तो आप अपना नोट करके रख लीजिएगा। एंड में मैं आपको सबको अपॉर्चुनिटी दूंगा, किसी का भी डाउट अनआंसर्ड नहीं रहेगा। और सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज में देख लूंगा। तो हमारा कोर्स है, दिस इज BNN कोर्स, बेसिक एंड एडवांस कोर्स फॉर प्रेडिक्शन इनोवेटिव ज्योतिष। ये मेरा अपना ग्रुप है। मेरा नाम है डॉक्टर महेशानंद जोशी, और शॉर्ट फॉर्म में महेश जोशी के नाम से जानते हैं लोग। और हम सबसे पहले आराधना करते हैं गणेश जी की, और उससे शुरुआत करते हैं ओम गण गणपते नमः। गणेश जी क्योंकि इष्ट देव हैं एस्ट्रोलॉजी के, केतु देव को माना जाता है, और केतु देव के इष्ट देव गणेश जी हैं। भृगु नंदी नाड़ी है, BNN एस्ट्रोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो मैंने जैसा बताया, हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म करने वाले हैं, बेसिक एंड एडवांस ऑफ आरजी राव सर वाली हम करेंगे। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एसोसिएटेड टू एस्ट्रोलॉजी सिंस 1990, 1990 से एसोसिएटेड हूँ, पढ़ाता हूँ मैं तभी से। वर्कड विद श्री CS पटेल, श्री RG राव, श्री MG पटेल, श्री केन राव, श्री IV अयंगर, इन सभी लोगों के साथ कुछ कुछ थोड़ा ज़्यादा काम किया हुआ है। टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब मैं प्रैक्टिस नहीं करता, केवल टीच करता हूँ। पहले मैं प्रैक्टिस भी करता था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न एस्ट्रोलॉजी, KP एस्ट्रोलॉजी, वेरियस 5-6 तरह की नाड़ी भी पढ़ाता हूँ। एंशिएंट वास्तु, मॉडर्न वास्तु एंड मैनी मोर स्पिरिचुअल विद्या, ये सभी कुछ मैं प्रैक्टिस करता हूँ और पढ़ाता हूँ काफ़ी समय से कंटिन्यूसली। मेरे पास बैचेज होते हैं इन सभी के। आप में से ज़्यादातर लोग नए हैं, जो पुराने हैं उन्हें पता है ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं बेसिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। हम क्या हैं? सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी हम पर तभी काम करेगी जब हमें समझ में आना चाहिए हमें क्या। जब कोई भी बॉर्न होता है इस पृथ्वी पर, तो उसकी बॉर्न होते समय पर सबसे पहले उसकी देह बनती है, बॉडी। और देह कई तरीके की होती हैं, जो आपने पढ़ा होगा, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, मगर उसमें हम नहीं जाएंगे। वो एक्चुअली अध्यात्म की तरफ ले जाएगी, हम केवल एस्ट्रोलॉजी तक रहेंगे। तो देह या आपकी बॉडी को एस्ट्रोलॉजी के अंदर मार्स रिप्रेजेंट करता है, मंगल। और जब देह बनती है आपकी, तो देह के अंदर इसके बाद इमीडिएटली जब भी कोई शरीर बनता है जिसके अंदर ऊर्जा होती है, तो वहां पर आत्मा प्रवेश करती है, जिसका सिग्निफिकेटर है सन। जब ऊर्जा नहीं होगी तो आत्मा नहीं होगी। मृत्यु जब व्यक्ति की हो जाती है तो उसके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है।
ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आत्मा भी कुछ देर इधर उधर ढूंढती है, कहीं ऊर्जा मिले, नहीं मिलती है तो उससे बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले आपकी देह बनती है, उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है जिसे हम बोलते हैं सोल, और सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपके ये दो प्लेनेट, आप जब बॉर्न होते हो इन दोनों का रोल होता है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होकर बाहर निकलता है, आपने देखा होगा मेडिकल उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको सेपरेट मदर से करके उल्टा करके थपथपाते हैं और वो रोना शुरू करता है, फर्स्ट क्राई जिसे बोलते हैं। रोना शुरू कर रहा है तो उसके अंदर प्राण वायु का प्रवेश होता है, अपने आप उसके लंग्स एक्सपेंड होते हैं, वो खुद सांस लेना शुरू करता है। उससे पहले वो ऐसा होता है जैसे कोई वेंटिलेटर पे हो, ऑटोमेटिकली मदर के थ्रू उसको सारी चीजें मिल रही होती हैं। मगर जब वो उसको हम पहली बार जब थपथपाते हैं, रोता है, तो उसके अंदर प्राण वायु आती है, वो जुपिटर उसे रिप्रेजेंट करता है, जीव जो होता है। अब मृत्यु में इन तीनों प्लेनेट का, जन्म में भी इन तीनों का रोल है और मृत्यु में भी इन तीनों का रोल है। जब जन्म आपका होता है तो सबसे पहले मार्स आता है, भ्रूण जो बनता है। जब कंसेप्शन होता है सबसे पहले मार्स आता है, वो डेवलप होता है। इसके बाद जब उसके अंदर ऊर्जा आती है तो फिर आपकी सोल, आत्मा एंटर होती है। और आत्मा एंटर होने के बाद जब वो बाहर निकलता है पृथ्वी पर, तब तक आत्मा और जब तक शरीर है तब तो वो माँ से अटैच है, सारे प्राण माँ के हैं। माँ जिंदा है तो वो जिंदा रहेगा, माँ खाएगी तो वो खाएगा, माँ को कुछ हो गया तो उसे भी कुछ हो जाएगा। मगर जब बाहर निकलकर पहली बार वो जब आता है फर्स्ट क्राई में, तो ऑक्सीजन उसको मिलती है जिसे हम जीव या प्राण बोलते हैं, वो जुपिटर है ये। और डेथ के टाइम पर रिवर्स होता है प्रोसेस। सबसे पहले प्राण निकलते हैं, प्राण निकलने के बाद कुछ देर तक इंतजार करते हैं हम उसकी बॉडी का, तब हम देखते हैं उसके अंदर आत्मा होती है। और आत्मा इसके बाद कुछ देर के बाद निकलती है और उसका बॉडी भी थोड़ी हॉट हीटअप रहती है, तो आत्मा ढूंढती रहती है कुछ है क्या। जब देखती है आत्मा इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, तो वो क्या होता है कि आपकी आत्मा भी उसके अंदर से निकल जाती है और फिर केवल देह रह जाता है जिसे कि हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये प्रोसेस है। तो ये तीन प्लेनेट आपके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम पृथ्वी पर, धरती पर आ जाते हैं, अब चार और प्लेनेट आपकी जिंदगी के अंदर रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, और वो प्लेनेट है आपके मून, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी इसी पर बेस्ड है। देखिए आपके प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस पर बेस्ड होगी, इसलिए मैं आपको प्लेनेट के बारे में समझा रहा हूं क्या मतलब है, हम किस तरीके से आते हैं। अब इनमें रोल आता है मून का। मून आपकी माता है, माता का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, मन है, और भी बहुत सिग्निफिकेशन है, उनकी हम बात करेंगे धीरे धीरे। मगर मून आपकी माता है। मरकरी आपके जो भी कजन्स हैं, आपकी बुद्धि है, ये इसका रोल आता है। जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको बुद्धि को काम करना पड़ेगा। वीनस आपका शारीरिक सुख, जो भी आपका फिजिकल प्लेजर जो होता है, आजकल उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्जरी का कारक बोलते हैं, मगर मैं उसे लग्जरी का कारक नहीं मानता। मैं लग्जरी एक अलग चीज होती है, मैं शारीरिक सुख का कारक मानता हूँ। फिजिकल हैप्पीनेस, आपको शरीर को जिस भी चीज से सुख मिलता है उस सभी चीज का कारक वीनस है। अब वो चाहे किसी भी बात से आपको मिल सकता है। आप गांवों के अंदर जहां लाइट नहीं होती, झरने के नीचे नहाने से शारीरिक सुख मिल जाता है, वो किसी चीज से नहीं मिलता, तो उसके लिए वीनस कारक हो गया वहां पर। हम यहाँ पर शहरों में रहते हैं, आपको गर्मी से कहीं आए, आपने एसी ऑन किया, आपको एंजॉयमेंट आ रहा है, तो वो आपको वीनस है। तो आपको जितनी भी चीजें जो फिजिकल आपके शरीर को, बॉडी को हैप्पीनेस देती हैं, वो सभी कुछ वीनस है। और इसके बाद आपका सैटर्न यहाँ पर कर्म है। आप जिंदगी के अंदर जब हम पैदा होते हैं तो आपको कर्म करने पड़ेंगे, बगैर कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता। तो ये चार प्लेनेट का रोल आपके पैदा होने के जस्ट बाद आना शुरू हो जाता है। जब तक आप पैदा हुए, आपका जो शरीर है, आपके अंदर जो प्राण आए, वो मार्स, सन और जुपिटर का रोल है, इन तीन प्लेनेट का। फिर आपकी माँ का रोल आ जाता है। मरकरी आपके दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है, कजन को भी रिप्रेजेंट करता है, भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी आपकी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद शुक्र आपके फिजिकल हैप्पीनेस, शारीरिक सुख को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। और सैटर्न आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चारों के उसमें हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी के अंदर। मगर रास्ते में हमारी मुलाकात होती है राहु और केतु से। रास्ते में मुलाकात किससे होती है? राहु और केतु। आपने सुना होगा राक्षस हुआ करते थे, देवता हुआ करते थे। अब राक्षस और देवता, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि राक्षस कोई उनके सींग उगे होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, हा करके हंस रहे होंगे। ये आपका मैनिपुलेशन है। आप ही राक्षस हैं, आप ही देवता हैं, कोई अलग नहीं होते।
सेम ही पर्सन राक्षस होता है, सेम ही पर्सन देवता होता है। आपके बिहेवियर और व्यवहार के हिसाब से आप राक्षस हैं और व्यवहार के हिसाब से आप ही देवता हैं। आज के ज़माने में कई लोग, इंसान कुछ ऐसे कर्म करते हैं, हम कहते हैं क्या राक्षस आदमी है। वही राक्षस होता है, ना उनकी शक्ल अलग होती है, ना सूरत अलग होती है, मगर राक्षसों में एक खास बात होती है, वो देवताओं से ज़्यादा कमिटेड होते हैं। उनके अंदर तपस्या करने की, किसी भी काम को करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। मगर जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तपस्या हो जाता है, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, और घमंड आने के बाद वो उस रास्ते पर चला जाता है जिस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो पुराने ज़माने में जो राक्षस हुआ करते थे वो राक्षस नहीं थे एक्चुअल में, वो भगवान की, आपने सुना होगा, इसने, रावण ने शिव जी की तपस्या की, अपने सर चढ़ा देता था। जितने भी राक्षस हैं, बलि था या शुक्राचार्य था, वो सब बहुत बड़े तपस्वी थे। तपस्वी होकर उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी देवता ने वरदान मांगा, क्योंकि देवता के अंदर उतनी आपकी पूजा पाठ करने की, उतनी तपस्या करने की कैपेसिटी नहीं थी। राक्षस ही वो तपस्या किया करते थे, मगर वो था क्या, जब तक वो तपस्वी थे तब तक वो राक्षस नहीं थे, नॉर्मल थे। मगर जैसे ही उन्होंने तपस्या की, शिव जी से वरदान लिए, जनरली वरदान शिव जी देते हैं, इसके बाद वो उनको वरदान के घमंड के अंदर वो अपने रास्ते से भटक कर राक्षस बना करते थे। तो वो इंटेलिजेंट होते थे, बली होते थे। तो जब आपको राहु केतु का पता होगा, समुद्र मंथन जब चल रहा था, तो वो अमृत की जो लाइन लगी हुई थी उसके अंदर स्वर भानु जो राक्षस था वो एंटर कर गया था। और आपको कहानी पता है, सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया था कि ये राक्षस है। वो इंटेलिजेंट था इसलिए एंटर कर गया था, वो देवताओं से ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसे पता था हमें बेवकूफ बनाएंगे, उसे मालूम था हमें ये कुछ भी नहीं देने वाले, हमसे केवल काम लेने वाले हैं। तो देखिए वहां पर काम जो है देवता राक्षसों वाला कर रहे थे। कॉपरेशन ये था, राक्षसों को इस उस पे मिलाया गया था कि भाई आधा आधा हम बांटेंगे जो भी मिलेगा। अब वहां पर उनको वो अमृत देने के उसलिए तैयार नहीं थे, तो वहां पर आपके राहु केतु उस लाइन के अंदर चले गए। जो भी सूर्य और मून ने उनकी जो भी कंप्लेंट की, और इसके बाद भगवान ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, तो दो पोर्शन बन गए, एक राहु बन गया और दूसरा केतु बन गया। अब आपकी जिंदगी में सारी कहानी राहु केतु के पीछे आती है। हमारे ये जितने भी प्लेनेट हैं इनका अपना अपना सिग्निफिकेशन है, सीधे सीधे काम है। इनको अपने अपने ये तीनों आपके शरीर के यहाँ पर कारक हैं, और ये आपकी जिंदगी के अंदर जो भी लोग आएंगे, जितनी तरह की चीजें करेंगे, उनके कारक हैं। मगर यहाँ पर जो राहु केतु दो पार्ट जो आए आपके, तो राहु एक्चुअली क्या है, ये बिगिनिंग है आपकी जिंदगी में, किसी भी चीज की शुरुआत राहु है। राहु की एक और डेफिनेशन है, जो कल नहीं था, आगे नहीं होगा, आज केवल एग्जिस्ट करता है, वो सभी कुछ राहु है। प्रेजेंट में आपको जो दिखाई दे रहा है राहु है। आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं की जड़ यही है। आज जो आप देखते हो आसपास में, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, और ये सारी चीजें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ जाता, पर मैं आपको माइंड में बिठाना चाहता हूं कि आप अंडरस्टैंड करें एक एक प्लैनेट का मीनिंग क्या है। तो राहु आपका सिर है, आपको पता है, और केतु सिर के नीचे का हिस्सा है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं की जड़ आपका सिर है। आपकी आंख, आपकी नाक, आपकी जबान, आपके कान, सारे सिर इसमें आ गए। अब आप क्या करते हो, आप जब भी लालच में आते हो, कब आते हो, जब आपकी आंखें किसी चीज को देखती हैं। आपकी आंखें किसी चीज को नहीं देखेंगी तो आप लालच में नहीं आओगे। आप किसी चीज को टेस्ट करते हो तो लालच में आते हो। आप किसी चीज को सुनते हो तो लालच में आते हो। तो अब ये क्या करता है, राहु है ये, आपका जो सिर है वो राहु है। ये आपको चीजें दिखाता है, दिखा के आपके माइंड को मैसेज भेजता है और आपको लालच में फंसाता है। इसी को इल्यूजन बोलते हैं, छल है। आपका बहरूपिया होता है राहु, आपको चीज को परसीव कराएगा। मार्केट में जा रहे हैं, आपको एक नई कार दिख गई, आपके मन के अंदर लालच क्रिएट हो गया, मुझे कार लेनी चाहिए। आपको एक नए कपड़े दिख गए, आपके मन के अंदर ये लालच हो गया, ये वाले कपड़े चाहिए। आपको नए शूज दिख गए, आपको लालच हो गया, ये शूज चाहिए। आपको और कोई भी चीज दिख गई आपके मन के अंदर, वो कौन क्रिएट कर रहा है, राहु। इसी तरीके से जो लोग नशे में, पते में, बीमारी में, और जो भी अनएथिकल जितने भी काम करते हैं, सब राहु कराता है। क्योंकि आंखें देखती हैं, जब आंखें देखती हैं तो आपके मन के अंदर लालच आता है। लालच आता है तो आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप दूसरे लोगों को देखोगे, और इसके बाद आप क्या करोगे, रिश्वत लेना शुरू करोगे, अनएथिकल काम करना शुरू करोगे। तो राहु आपके सभी कष्टों का कारण है, इसीलिए राहु को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपके अंदर लालच क्रिएट करना है। आपका स्वाद, जितने भी सुख है, जिसे हम सुख बोलते हैं,
एक्चुअल में भ्रम है, मगर उसे आप सुख मानकर चलते हो आज के समय पर। वो सब राहु देते हैं। नशा पता जो भी करते हैं हम, मुंह से ही नशे करते हैं, आंखों से ही देखते हैं, तभी हम कोई इस तरीके की चीज करेंगे। तो राहु आपको ऑलवेज क्या करता है, नई चीजों को स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट करता है। तो वो नई चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जो भी आप कर रहे हो वो राहु कर रहे हो। और केतु सर के नीचे की जगह है, आपका धड़ धड़ है नीचे का, वहां पर सब गंदगी है बॉडी की, जितनी भी गंदगी होती है उस पर्टिकुलर पोर्शन में होती हैं। तो जिस जगह पर गंदगी होगी वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि भाई ये चीज डिटैच हो, खत्म हो, इसके अंदर ना आए। तो केतु आपको क्या करेगा, हर चीज से डिटैच करने की कोशिश करेगा। वो इतना डिटैच करने की कोशिश करेगा कि शरीर के अंदर हम खाना खाते हैं तो उससे गंदगी होती है, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा ये व्यक्ति खाना ही ना खाए। खाना नहीं खाएगा तो वो गंदगी नहीं आएगी उसके पोर्शन में, केतु वाले हिस्से में। तो वो क्या करेगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, कितने ज्यादा फास्ट करते हैं, रोजाना के फास्ट करते हैं। कौन करवाता है, केतु। राहु नहीं करवाएगा कभी भी फास्ट, केतु करवाएगा। केतु चाहता है बॉडी के अंदर कोई गंदगी आए ही ना, आपका मल मूत्र कुछ भी इकट्ठा ही ना हो। तो केतु आपको लाइफ के अंदर हर चीज से डिटैच करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको कुछ दिखाई तो देता ही नहीं। जब उसको दिखाई नहीं देता ना, उसके आपके सेंस ऑर्गन कोई है ही नहीं खास, तो वो क्या चाहेगा कि कोई भी चीज से, हर चीज से उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कार है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आप अच्छा खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो केतु आपको हर चीज से डिटैच करता है, और राहु हर चीज के अंदर आपको लालच में फंसाता है। और हर तरह की एस्ट्रोलॉजी का जब आप देखते हो, राहु केतु की बात हम अक्सर करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स लोग जो जनता को डराते हैं वो राहु केतु के नाम पर ही डराते हैं, क्योंकि इनके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है राहु और केतु के इस तरीके के हैं। केतु आपको हर जगह से दूर ले जाना चाहेगा। आप नौकरी करते होगे, केतु चाहेगा क्या फायदा नौकरी करने से। आप पढ़ाई करते होगे, केतु चाहेगा क्या फायदा है पढ़ाई करने से। आप वेल्थ इकट्ठी करोगे तो केतु आपको कहेगा क्या फायदा है, वेल्थ इकट्ठी कर रहे हो, बच्चे तो बाद में पूछेंगे नहीं तुझे वेल्थ इकट्ठी करने का क्या फायदा है, इससे अच्छा घर में पड़ा रहे। तो इस तरीके से आपको केतु करेगा। राहु उल्टे लालच में फंसाएगा। वो सोचेगा देखो उसके पास तो तेरा दोस्त है, उसने तो ये वाली कार ले ली, तेरे पास तो कार नहीं है, वो तो इतने बड़े मकान में रह रहा है, तेरे पास मकान नहीं है। तो इस तरीके से राहु आपको लालच में फंसाएगा और केतु आपको डिटैच करेगा। तो ये हमारी जिंदगी का साइकिल होता है कि हम मार्स की फॉर्म में हमारी देह बनती है, सूर्य आत्मा की फॉर्म में उसके अंदर एंटर होता है, जुपिटर जीव की फॉर्म में उसके अंदर आता है। इसके बाद हमारा मिलन होता है मून से, मरकरी से, वीनस से, सैटर्न से, और बीच बीच में हमारे पास रास्ते में राहु और केतु आते रहते हैं। राहु हमें फंसाता रहता है किसी किसी नए जंजाल के अंदर, लालच के अंदर, और केतु हमें जिंदगी की दीन दुनिया से दूर ले जाने की कोशिश करता है। और केतु इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं 12वें भाव में केतु बैठा है तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष नहीं है, केतु इज नॉट मोक्ष। मोक्ष मिल ही नहीं सकता केतु से। केतु डिटैच करता है, केवल आपकी ड्यूटीज से भी डिटैच कर देगा। मोक्ष तो वो होता है जो ड्यूटीज पूरी अब करे, बगैर किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो केतु तो आपको ड्यूटी भी नहीं करने देगा, वो तो आपको कुछ करने ही नहीं देगा। उसका काम है हर चीज से डिटैच करना, जो भी कर रहे हो आप उससे डिटैच करेगा। बहुत लोग कहते हैं केतु पूजा पाठ करवाएगा, पूजा पाठ करा ही नहीं सकता केतु, कैसे कराएगा। केतु का काम तो डिटैच करना है। केतु वो कोई काम भी नहीं कराएगा जो आप करना चाहते हो। सिंपल सा रूल है, आप जो करना चाहोगे वो नहीं करना चाहेगा। हाँ, तब आपको पूजा पाठ करवाएगा जब आप नहीं करना चाहते। एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाओ, केतु पहुंचा देगा ना एस्ट्रोलॉजर के पास। अब वो क्या करेगा, रेमेडीज के नाम से आपसे कहेगा ये पूजा करो सुबह शाम, तो वो तब पूजा पाठ करवाएगा उस तरीके से। मगर आपकी इच्छा पूजा पाठ करने की होगी तो केतु पूजा पाठ भी नहीं करने देगा। ये इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई केतु की वजह से ये हुआ। तो केतु इज ओनली डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट, किस चीज से डिटैच करता है आपको, किस चीज से दूर ले जाता है। हर वो चीज जो आप करना चाहते हो केतु उससे आपको दूर लेकर जाएगा, अच्छी चीज से भी और बुरी चीज से भी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी की। ये मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई, ये मेरी अपनी क्रिएटेड है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स। अब यहाँ पर हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में आपको मालूम है 9 प्लैनेट्स हैं, वो आप सब जानते होंगे। 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। भृगुनंदी नाड़ी में भाव वर्ड हम बोलेंगे नहीं, उपयोग भी नहीं करेंगे, कोई भाव नहीं होता। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आप ये मान के चलिए 9 प्लैनेट एंड 12 साइन के बेसिस पर हम सारी की सारी प्रेडिक्शंस करेंगे। 9 ग्रह और 12 राशियां। देखिए पूरी सृष्टि बेसिकली आपके 5 तत्वों। आज की जो क्लास है ध्यान रखना है, थोड़ी एक तरीके से बोरिंग भी लग सकती है आपको, हो सकता है इंटरेस्टिंग भी लग सकती है,
पर इसके अंदर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसका प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आपकी नॉर्मल जानकारी के लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज हम डिस्कस कर रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका? पूरी सृष्टि के 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई है, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्काई, ये 5 एलिमेंट है जिनसे मिलकर बना होता है। और ये 5 तत्व जीवन के लिए, जिंदगी के लिए 5 तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इंसान की बात कर रहा हूं मैं। इंसान में 5 तत्व होते हैं, जो जानवर होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपका पृथ्वी तत्व ही नहीं होता, मगर आकाश तत्व केवल इंसान के अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। बाकी के अंदर केवल 4 तत्व होते हैं। तो जानवर 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो हम इंसान की बात कर रहे हैं। आकाश बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, औरों में बुद्धि नहीं होती। हम कहते हैं ना कि उनके अंदर अपना इंटेलेक्चुअल नहीं होता, केवल जीने के तरीके पता होते हैं। तो 4 तत्व होते हैं। हमारे अंदर और भी इंटेलेक्चुअल होता है, हम नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जीवन के लिए इन 5 तत्व कंपलसरी होते हैं। ये तत्व पृथ्वी पर जो होते हैं जड़, मूल और चेतन के रूप में विद्वान होते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी चीज होती है, जड़ वो है जो एक जगह पर रुकी हुई है, मूल वो है जो ग्रो करती है, जो हम सब्जी उगाते हैं, जो हम पेड़ उगाते हैं, और चेतन वो है जो चलता रहता है। तो ये 5 तत्व मिलकर पृथ्वी पर इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पंच तत्व का क्या महत्व है देखिए। फायर जो होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये ऊर्जा, प्रकाश और सृजन का प्रतीक है, क्रिएशन। आपकी लाइफ में बगैर फायर के कोई भी क्रिएशन नहीं हो सकती। जो नई बर्थ होती है उसके अंदर भी फायर की रिक्वायरमेंट होती है। ज्योतिष में आपका साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है फायर। दूसरा आपका जो एलिमेंट होता है पृथ्वी, तो ये आपका सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को बताता है। पृथ्वी तत्व पेशेंस को बताता है, और ये मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी को भी बताता है। जो स्थिर प्रॉस्पेरिटी है उसको भी पृथ्वी तत्व रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है एयर, वायु तत्व। तो वायु तत्व आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे विचार हैं, तो विचार हमारे 1 मिनट के अंदर कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो एयर एलिमेंट थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी को भी यही रिप्रेजेंट करता है। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है वायु तत्व। इसके बाद आता है वाटर, जो जल तत्व होता है चौथा, जिससे हम भी मिलके बने हुए हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये सभी तत्व हैं। वो आपका सिंबल ऑफ इमोशंस है। इसके बाद एम्पैथी है, रिलेशनशिप को भी ये रिप्रेजेंट करता है। सेंसिटिविटी एंड डेप्थ, आप कितने सेंसिटिव हैं वो वाटर एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। इमोशंस तभी आते हैं, जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है उसी के अंदर इमोशंस होंगे, जिसके अंदर इमोशंस होंगे वो सेंसिटिव होगा, ऐसा कह सकते हैं। और लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो है स्पेस, जिसे हम आकाश बोलते हैं। बेसिस ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कहीं पर भी पहुंच सकते हो आप। स्पिरिचुअलिटी और इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअलिटी केवल इंसान के अंदर और किसी में भी नहीं हो सकती। तो हम ये 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिनसे पंच महाभूत बोलते हैं। देखिए, देवता जो होते हैं, भगवान और देवताओं में यही अंतर होता है। भगवान और देवता 2 चीजें हैं। भाग है वान में जो 5 वर्ड आते हैं। बै मीन्स भूमि, गे मीन्स गगन, वे मीन्स वायु, आ मीन्स अग्नि, न मीन्स जो नीर होता है। पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे भगवान बोलते हैं। बाकी जो देवता होते हैं वो पंच तत्वों से मिलकर बने नहीं होते। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट है। एक्चुअली हम जिस चीज से मिलकर बने हुए हैं हम उसी में जाकर मिलते हैं, क्योंकि हमारा एलिमेंट सेम है। पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से एक इंसान मिलकर बना होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी ये प्लेनेट और कॉन्स्टलेशंस हैं, आप देखते हो ये भी इन्हीं चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये अर्थ पर वो भी उसी मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। तो एक दूसरे पर इंफ्लुएंस डालते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। सभी ग्रह उपग्रह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। और वो सेमी एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। हम जिस चीज से बने हुए हैं, हमारी पृथ्वी भी उससे मिलकर बनी हुई है। हमारे सभी ग्रह, आकाश के जितने भी पिंड हैं वो उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। नक्षत्र उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। तो वो उन दोनों के बीच में एक्चुअली एक ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है, और साथ ही साथ दोनों के बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड लगता है, जिसकी वजह से इन प्लेनेट के मूवमेंट और इनके प्लेसमेंट का असर एक ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो जब भी प्लेनेट आपके ट्रांजिट होकर एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो वो हमारे ऊपर असर डालते हैं।
चंद्रमा का जब भी ट्रांजिट होता है तो अर्थ पे जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी के ऊपर वो असर डालता है। इस तरीके से जितने भी ग्रह, मैंने पंच महाभूत क्यों बताए, पंच महाभूत बताने का रीजन ये था कि आपके जो प्लेनेट, पृथ्वी, जितने भी हम सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह मानकर चलते हैं वो सभी उसी चीज से मिलकर बने हुए हैं जिससे मिलकर हम बने हुए हैं। तो हमारी आइडेंटिटी सेम है, हम वहीं से आते हैं, उसी में मिल जाते हैं। अंत में आपको पता है कि हर व्यक्ति जाकर पांचों के पांचों एलिमेंट आपकी बॉडी से निकल जाते हैं एंड में, और हम पृथ्वी के अंदर मिल जाते हैं। वही मिट्टी में हर इंसान मिल जाता है क्योंकि हम बने ही उस एलिमेंट से हैं। तो इंटरमिक्सिंग हो जाती है एलिमेंट की, इसलिए सब एक दूसरे पर पूरक हैं, एक दूसरे पर पूरा असर डालते हैं। इसलिए हमारे जितने भी ग्रह हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर असर पूरी तरीके से डालते हैं। मेजर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, अब मैं अपर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर आ जाता हूँ। एक है आपका भृगु नंदी नाड़ी, ये हम पढ़ेंगे। अभी हमारा कोर्स का जो टॉपिक है वो भृगु नंदी नाड़ी है। ये दो नाड़ियों से मिलकर बनी है, भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी। अब बहुत सारे लोग केवल भृगु नाड़ी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग केवल नंदी नाड़ी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ ये दोनों अलग अलग। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, वीडियोस वगैरह देखते हैं तो थोड़ा फोकस करें, क्या वो भृगु नाड़ी का वीडियो है, नंदी नाड़ी का वीडियो है, तो कंसेप्ट बदल जाएंगे। एक आपका आता है मीन नाड़ी, एक आता है चंद्रकला नाड़ी। ये मैं आपको केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ, ये सब नाड़ी नाड़ी के अंदर आती है। सप्तऋषि नाड़ी, एक आता है ध्रुव नाड़ी, बुध नाड़ी। इन एडिशन टू दीज अदर नाड़ी सिस्टम्स आर ऑल्सो प्रिवलेंट, और बहुत सारी नाड़ी सिस्टम है एक्चुअली। तो मीन नाड़ी, चंद्रकला, सप्तऋषि नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, बुध नाड़ी, इनके अतिरिक्त और भी नाड़ी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? मीन नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी ये नवांश पद्धति पर बेस्ड है। CS पटेल सर का इस पर बहुत ज्यादा काम है और मैंने भी इस पर काफी काम किया हुआ है। प्रेडिक्शन में बहुत ज्यादा सटीक होती हैं। मेरे जो बहुत सारे आप में से दशाओं के और ट्रांजिट के जो कोर्स करते हैं स्टूडेंट, वो मीन नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी पर बेस्ड हैं। अधिकतर जो मैं अलग से कराता हूँ पाराशरी के अलावा। तो मीन नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी ये नवांश पद्धति पर आधारित है। सप्तऋषि नाड़ी और भृगु नंदी नाड़ी ये ग्रह के कारकत्वों पर बेस्ड है। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो केवल प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के बेस पर पढ़ेंगे। बुध नाड़ी नवतारा चक्र पर बेस्ड होती है, तो हम मीन नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी नवांश पर बेस्ड है, इसे नहीं पढ़ने वाले हैं। सप्तर्षि नाड़ी आपका ग्रह के कारकत्व पर बेस्ड है, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। बुध नाड़ी आपका नवतारा चक्र पर बेस्ड है। अभी हमारा जो टॉपिक है अंडर डिस्कशन वो केवल भृगु नंदी नाड़ी है, बाकी नाड़ी भी सारी की सारी मैं कराता हूँ टाइम टू टाइम। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ये आपका बेस्ड ऑन सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लेनेट कारकत्व। भृगु नंदी नाड़ी केवल प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस पर बेस्ड होती है, किस प्लेनेट का क्या सिग्निफिकेशन है, बेस्ड ऑन ट्राइन, डायरेक्शन, कंजंक्शन, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट एंड एस्पेक्ट। ये कुछ एक टर्म है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अब हम कोर्स के अंदर घुस चुके हैं। अभी तक जो मैं बात बता रहा था आपको वो जस्ट रिलेटेड बातें बता रहा था। एक टर्म हम यूज करेंगे ट्राइन, एक टर्म यूज करेंगे हम डायरेक्शन, एक टर्म हम यूज करेंगे कंजंक्शन, एक टर्म हम यूज करेंगे प्रोग्रेशन, एक टर्म ट्रांजिट आपको सबको पता है, एस्पेक्ट आपको पता है, मगर यहाँ पर कंजंक्शन वो नहीं होगा जो आप अभी तक जानते हो, यहाँ पर एस्पेक्ट वो नहीं होगा जो अभी तक जानते हो, ट्रांजिट वही होगा जो आप जानते हैं। प्रोग्रेशन एक हाइपोथेटिकल थिंग है। देखिए भृगु नंदी नाड़ी की जरूरत जब जिस समय पर ये डिस्कवर हुई थी नाड़ी, उस समय पर ट्रांजिट देखने का कोई तरीका नहीं था। ट्रांजिट देखने का क्यों नहीं तरीका था? आज से 5-10 हजार साल पहले आपका कोई ना तो कोई पेपर आता था, न्यूज़पेपर, ना कोई रेडियो था, ना कोई टीवी था। तो अब जो लोग काम करते रहते थे ट्रांजिट पर, जिन्हें जानकारी थी, ऋषि मुनि, वो तो पता कर लेते थे कौन सा ग्रह किस डिग्री पर चल रहा है, मगर वो मासेस के पास तो नहीं पहुंच पाता था। तो मासेस के पास नहीं पहुंच पाता था तो नॉर्मल जो टाउन में, शहरों में एस्ट्रोलॉजर होते थे, गाँव में, उनको ट्रांजिट की उतनी जानकारी नहीं होती थी एक्यूरेट। तो वहां पर क्या होगा, ट्रांजिट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते थे। तो उन्होंने एक रास्ता बना रखा था। रास्ता ये बना रखा था कि आपका जुपिटर है वो 12 साल में एक राउंड पूरा करता है, तो एक राशि के अंदर उसको 1 साल ही रखते थे। जैसे आज के समय पर तो हम मानते हैं कि हमें तो मालूम है
कि वो कभी आपका रेट्रो हो जाता है, कभी वो 11 महीने में ही रहेगा एक राशि में, कम भी रह सकता है, कभी ज़्यादा भी रह सकता है। मगर उस समय पर क्योंकि टूल्स अवेलेबल नहीं थे तो एक सर्टेन फिक्स मान लिया था कि जुपिटर एक राशि में एक राउंड आपका जोडियक का 12 साल में कंप्लीट करेगा, शनि 30 साल में कंप्लीट करेगा, एक राशि में 2.5 साल रहेगा, इस तरीके से मान लिया गया था। और उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसे मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्रेशन और ट्रांजिट में एक डिफरेंस होता है, दोनों एक जैसी चीजें हैं। ट्रांजिट में एक्चुअल प्लेनेट किस समय पर किस राशि में है वो हम देखते हैं, जबकि प्रोग्रेशन में हम क्या देखते हैं कि फिक्स मान लेते हैं कि जैसे अभी एक साल वो एरीज में रहेगा तो अगले साल आपका जुपिटर टॉरस में चला जाएगा, एक साल के बाद उससे अगले साल वो जेमिनाइन में चला जाएगा। एक्चुअल में वो जाए या ना जाए तो प्रोग्रेशन हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, एक्यूरेट नहीं है, जबकि ट्रांजिट आपका एक्यूरेट होता है। व्हाट इज भृगु नंदी नाड़ी एंड हाउ टू मेक क्विक एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन थ्रू इट, इसके बारे में कुछ और पॉइंट बता रहा हूं मैं। भृगु नंदी नाड़ी इज ए ब्रांच ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी developed by Sri R.G. Rao ji. It is compiled predictive technique created after research on Bhrigu Nadi and Nandi Nadi. तो ये दो नाड़ियों का मिक्सचर है, उन दोनों को कंबाइन करके R.G. राव सर ने इस नाड़ी को बनाया था जिसे भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। की फीचर्स, अब इसकी क्या खास बात है, इसमें 9 दशा और डिविजनल चार्ट आर रिक्वायर्ड। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दशा नहीं होती। तो आप में से कोई नहीं पूछेगा अगली बार की दशा लगानी है या नहीं लगानी है, क्योंकि वैदिक के स्टूडेंट जनरली उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वैदिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, 1% भी रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर दशा भी नहीं होती, कोई डिविजनल चार्ट भी नहीं होता। तो प्रेडिक्शंस कैन बी मेड विदाउट स्टडिंग दशा और डिविजनल चार्ट। दूसरा, इवन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट नेसेसरी। इसके अंदर आपको बर्थ टाइम की एक्यूरेसी की भी जरूरत नहीं है। अब मैं वही हिस्ट्री में चला जाता हूँ। पहले किसके पास बर्थ टाइम होता था? घड़ी ही नहीं होती थी, बर्थ टाइम कहां से निकालेंगे? वो सन यहाँ पर गया वहां पर गया, वो एक जगह पर कहीं बना होता था, निशान के हिसाब से देखते थे लोग। जब वो एक पर्टिकुलर जगह पर आ जाता था तो कहते हैं दोपहर हो गया। तो बच्चे जब बॉर्न हुए तो उनकी कुंडली कौन बनाएगा जब पता ही नहीं है समय का? तो समय पता नहीं है तो आप लग्न कैसे निर्धारित करोगे? तो लग्न निर्धारित नहीं हुई तो आपकी जन्म कुंडली बनेगी कैसे? तो जन्म कुंडली नहीं बनेगी तो क्या हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम प्रेडिक्शन देंगे। इतना तो बंदा बता ही देगा कि भाई उसका जन्म चतुर्थी को हुआ था, पंचमी को हुआ था। तिथि तो सब लोग जाना करते थे, क्योंकि चंद्रमा को तो सब नोटिस कर लेते थे। चंद्रमा बदलता था तो उसको पता होता था कि आज ये वाली तिथि है। और तिथि एक पर्टिकुलर तिथि पर और उससे अगली तिथि में आपकी कुंडली नहीं बदलती यदि आप असेंडेंट ना लो तो। क्यों नहीं बदलती? ध्यान से समझिए। केवल एक चंद्रमा ऐसा प्लेनेट है जो 2.5 दिन में राशि परिवर्तित करता है, बाकी प्लेनेट तो 2.5 दिन में राशि परिवर्तित करते नहीं है जनरली। तो आज सपोज कोई बॉर्न हुआ दिन भर में कभी भी, तो उसका सब प्लेनेट तो उन्हीं राशियों में आएंगे। तो यदि हम असेंडेंट नहीं माने, लग्न डिसाइड ना करें, तो वही कुंडली होगी सभी लोगों की। लग्न आप मत डिसाइड करिए। आज की डेट में जितने भी लोग पैदा होंगे, आप लग्न को छोड़ दीजिए, उस कुंडली को घुमा दीजिए, सभी के प्लेनेट उन्हीं राशियों में होंगे। जो सभी का जुपिटर आज जो पैदा होगा उसका आपका मिथुन राशि के अंदर होगा। सभी का शनि आज जो भी पैदा होंगे वो आपका सैटर्न 12 साइन के अंदर होगा, पाइसेस के अंदर होगा, रेट्रोगेट होगा, सभी का उसी में होगा। तो आपकी सभी लोगों की आपकी यदि जन्म का समय भी पूरी तरीके से मालूम नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज तो ये है कि आज जो भी लोग पैदा होंगे भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से तो उनकी एक जैसी प्रेडिक्शन आएगी। मगर एडवांटेज ये है कि भृगु नंदी नाड़ी उस व्यक्ति के बारे में भी प्रेडिक्शन देने में कैपेबल है जिसका आपको जन्म समय बिल्कुल एक्यूरेटली पता नहीं है। केवल ये पता लग गया स्थिति को पैदा हुआ है, एक आध दिन आगे पीछे भी, तभी भी उसकी कुंडली में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो की वही कुंडली बनेगी। तो इसका एडवांटेज ये है। डिसएडवांटेज ये है कि आप, तभी मैंने कहा ये स्थूल है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन भृगु नंदी नाड़ी के बेस पर नहीं दी जा सकती। आपको बेसिक आइडिया भृगु नंदी नाड़ी बताएगी हर चीज के बारे में, और वो ऐसा बता देगी जो आप और किसी तरीके से नहीं निकाल सकते। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा जी ये तो फिर क्या फायदा हुआ, एक दिन में जो पैदा होंगे उन सभी का तो एक ही जैसा भाग्य बता दोगे आप? नहीं, देश काल पात्र एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसे कभी नहीं भूलना एस्ट्रोलॉजी में। आप जिस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। आंख बंद करके प्रेडिक्शन नहीं देनी। जब आपको बैकग्राउंड पता है तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी।
कि हर व्यक्ति की कुंडली आज के दिन जितने भी लोग पैदा हुए, ऐसा तो जो आपके 4-5 मिनट में जितने लोग पैदा होते हैं उनकी ना नवांश कुंडली बदलती है ना जन्म कुंडली बदलती है, मगर भाग्य उनका भी अलग अलग होता है। रीज़न क्या है कि देश काल परिस्थिति को जरूर आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपको इससे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। इवन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट नेसेसरी, सिंपल येट पावरफुल, बहुत सिंपल है, पावरफुल है। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैन बी मेड विद मिनिमल इनपुट, बहुत कम जानकारी से आप प्रेडिक्शन एक्यूरेट दे सकते हो। फोकस इज मेनली ऑन D1 चार्ट, D1 चार्ट पर ही पूरा फोकस होगा, बाकी कोई चार्ट इसमें लेने की जरूरत नहीं होती है। जिसे हम लग्न कुंडली बोलते हैं वो काफ़ी है, लग्न की हालांकि जरूरत नहीं होती। मल्टीपल प्रेडिक्शंस पॉसिबल, यहाँ पर फ्रॉम ए सिंगल D1 चार्ट यू कैन डिराइव, कितनी ही प्रेडिक्शन कर सकते हो। एक कुंडली को देखकर आप 500 प्रेडिक्शन दे सकते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में, केवल उनके प्लैनेट के प्लेसमेंट और राशियों के बेस पर। वो हम सीखेंगे किस तरीके से प्रेडिक्शन दी जाती है। बिगिनर फ्रेंडली, द सिस्टम इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इवन ए न्यू कमर कैन स्टार्ट मेकिंग रिलायबल प्रेडिक्शंस विद इन ए वीक। तो मैंने कहा 5-7 क्लास के बाद आप सब लोग इसके बेस पर प्रेडिक्शन दे पाओगे। और मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता दूं तो यह है, आप कितनी भी वैदिक कर लेना मगर इससे बेटर प्रेडिक्शन आप वैदिक से भी नहीं दे पाओगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वैदिक कर जरूर लोगे, उसमें पढ़ाई कितनी भी कर लोगे, मगर वहाँ पर प्रेडिक्शन तक पहुँचना बहुत ही टीडियस है, बहुत डिफिकल्ट काम है। इसके अंदर आप प्रेडिक्शन चौथे या 5वें दिन से देने लग जाओगे और आप अपनी कुंडियों पर लगाओगे तो आपको यहाँ पर सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्दर इन दिस, लग्न इज नॉट यूज, कोई लग्न नहीं होती। ऑल द चार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज, जरूरी नियम एरीज से लें, आप एरीज से भी ले सकते हो, कुंडली को घुमा सकते हो, एरीज को लग्न बना सकते हो। बहुत सारे लोग जुपिटर को लग्न बना लेते हैं, जुपिटर जिस भी राशि में होता है उसे लग्न बना लेते हैं। हालांकि लग्न का यहाँ पर कोई भी यूज होता नहीं है, लग्न से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई भी लग्न होती नहीं है। मगर फिर भी कुंडली को कहीं से तो आप देखना शुरू करोगे तो पहला भाव जिसे आप बोलते हो उसके अंदर हम एरी साइन हो उससे पहला भाव बना लेते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ पर जुपिटर होता है उसे फर्स्ट हाउस बना लेते हैं। नवांशा इसमें यूज करते नहीं है, और एंड में RG राव जी ने यूज किया था मगर सक्सेसफुली तो वो भी नहीं यूज कर पाए थे। कोई रेमेडीज नहीं होती इन दिस, और रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आगे जब मैं करूंगा तो प्रश्न के बेस के आपका भृगु नाड़ी सिस्टम के बेस पर मैं आपको बहुत सटीक रेमेडीज इसके अंदर बताऊंगा। जो लोग रेमेडीज में इंटरेस्टेड होते हैं, ये आपका जो भृगु प्रश्न पद्धति है एक्चुअली उसके अंदर हम रेमेडीज बताते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आएगा तो उसकी रेमेडीज किस तरीके से करनी है। अब इसको मैं बता देता हूँ। इन दिस लग्न नहीं होती है, इन दिस चार्ट स्टार्ट फ्रॉम एरीज, इसका क्या मतलब है, क्योंकि बार बार आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग इसको रिपीट करेंगे। एक कुंडली खोल के मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस है आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम करते हैं पाराशरी, और यहाँ पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की कुंडलियों में कि इस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर ये हमने एक कुंडली ली है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है लग्न। यहाँ पर लग्न से कोई लेना देना ही नहीं है, आप एज इट इज इसको यूज कर सकते हो, ना ही भाव से कोई लेना देना है। सबसे पहले आप ये सीख लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी भाव नहीं बोलेगा। जब ये पूछा जाएगा आपसे तो हम जनरली क्या करते हैं, कुंडली को ऐसे बना लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। जनरली आपका जहाँ 1 साइन होता है अब यहाँ से कुंडली बना लेते हैं बस। आपसे पूछा जाएगा भाई जुपिटर का है तो आप अब भाव नहीं बोलोगे, आप कहोगे मिथुन राशि में। और मैं ऐसे ही कुंडली बनाऊंगा, एग्जाम्पल में ध्यान रखना है, मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा भी नहीं कहीं, आपको अपना आप समझना है। मैं बगैर नंबर लिखे हुए मैं जुपिटर यहाँ पे लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये आपका जेमिनाइन साइन में है।
बगैर कुछ लिए हुए मैं वीनस और केतु यहाँ पर लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे ये आपके स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। तो अक्सर जो हम कुंडली बनाते हैं आपसे मैं पूछूंगा वर्बली, तो हम क्या करेंगे, एक कुंडली इस तरीके से बनाएंगे। ये आपको समझाना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ बार बार मैं हर क्लास में करूंगा। आप में से कोई बहुत लोग डाउट लेकर आएंगे तो उसमें भी मैं आपसे यही पूछूंगा, तो आपको किस तरीके से आंसर करना है। देखिए ये मैं फॉर्म करूंगा। अब मैं किसी भी पर्सन से पूछूंगा, हाँ भाई बताइए आपका जुपिटर कहाँ है, वो कहेगा ये जुपिटर मेरा 5 साइन में है, तो मैं यहाँ जुपिटर रख दूंगा। 5 साइन ऑटोमेटिकली हो गया, एरीज लगने की कुंडली होगी। पूछूंगा मार्स कहाँ है, वो कहेगा 8 साइन में, तो मैं मार्स यहाँ रख दूंगा, 8 साइन हो गया। कहूंगा वीनस कहाँ पर है, वो कहेगा जी वीनस मेरा फर्स्ट 1 साइन में है, तो मैंने वीनस यहाँ रख दिया। मरकरी एंड सन 12 साइन में है, तो मरकरी और सन यहाँ पर रख दिया मैंने, ये 12 साइन में हो गया। तो इस तरीके से कुंडली बनती है। जुपिटर कह रहा है आपका 5 साइन में हो गया। तो जनरली हम जो कुंडली बनाते हैं एरीज साइन की कुंडली बनाते हैं, क्योंकि भाव वगैरह इसमें नहीं होता है। कोई भी भाव नहीं बोलेगा पूरी कोर्स के अंदर कि इस भाव में है, ना भाव का कोई यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ना भाव का कोई लेना देना। भाव भृगुनंदी नाड़ी में बिल्कुल यूज नहीं होंगे, केवल आपको यूज करनी है। इस कुंडली को कितना भी घुमा दो ये कुंडली वो की वही रहेगी। आपको केवल यहाँ पर लेना देना यह है कौन सा प्लेनेट किस राशि में है, दैट्स ऑल। किस भाव में है उससे कोई मतलब नहीं है। भाव वर्ड ही यूज नहीं करेंगे पूरे के पूरे इस कोर्स के अंदर। तो भृगुनंदी नाड़ी में कोई भाव नहीं होता, केवल इंपॉर्टेंस होती है कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर है, उसको यूटिलाइज किस तरीके से किया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हम बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं आपको थोड़ी बहुत, जो सब आपको सबको बताएं, जिसे नहीं बताएं तो भी कोई बात नहीं। आपकी टोटल 12 राशियां होती हैं, तो वो आपका मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और ये आपका मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है एरीज, टॉरस, जेमिनाइन, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस। ये आप सबको मालूम है। और यहाँ पर एक्चुअली आपका राशि का हम जनरली नंबर से ही यूज करते हैं। आपको नंबर से भी पता होना चाहिए, 5 बोल दिया तो आपको मालूम होनी चाहिए कौन सी राशि है। इसके बाद इनके लॉर्ड होते हैं, आपको सभी के लॉर्ड मालूम होना चाहिए किस राशि का लॉर्ड कौन है। तो आपका 1 और 8 जो साइन होता है, मेष और वृश्चिक, इसका लॉर्ड मार्स होता है। 2 और 7 साइन होता है, इसका लॉर्ड आपका वीनस होता है। 3 एंड 6 साइन का लॉर्ड आपका मरकरी होता है। 5 साइन का लॉर्ड आपका सन होता है। 4 साइन का लॉर्ड मून होता है। इसके बाद 9 एंड 12 का जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है। और 10 और 11 का लॉर्ड आपका सैटर्न होता है। वो इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको दिए हुए हैं, जिसे नहीं मालूम है वो लर्न कर ले। आप में से ज़्यादातर को तो मालूम होगा ही। सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स, अब इस चीज पर आप फोकस करेंगे। अब की क्लास के बाद अगली 4-5 क्लास तक हम इसकी ग्रामर करेंगे और सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट करेंगे। जिसको जितने ज़्यादा सिग्निफिकेशंस रटे हुए हैं वो उतना ही बेटर बीएनएन के अंदर प्रेडिक्शन देगा। सारा खेल सिग्निफिकेशंस का है बस। देखिए मेन सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट इन बीएनएन। मेन सिग्निफिकेशन में क्या देखना है आपको, पहले दिमाग पे जोर डालिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा। आपको आपकी लाइफ की कौन सी एक्टिविटी देखनी है, आपको पता होना चाहिए किस प्लैनेट से देखी जाती है। नौकरी देखनी है किस प्लैनेट से देखी जाएगी। एजुकेशन देखनी है किस प्लैनेट से देखी जाएगी। आपकी वेल्थ देखनी है किस प्लैनेट से देखी जाएगी। मैरिज देखनी है किस प्लैनेट से देखी जाएगी। बच्चे देखने हैं किस प्लैनेट से देखी जाएगी। बहन भाई देखने हैं किस प्लैनेट से देखे जाएंगे। मदर फादर देखने हैं किस प्लैनेट से देखा जाएगा। प्रॉपर्टी देखनी है किस प्लैनेट से देखी जाएगी। ये आपको पता होनी चाहिए। आपकी लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्लैनेट से देखी जाएंगी। आपके रिश्ते हैं, जिस रिश्तेदार के बारे में आप देखना चाहते हो उसे किस प्लैनेट से देखा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए मेनली। बाकी तो हर एक प्लैनेट के आपके 100 के करीब भी सिग्निफिकेशंस हैं, मगर मेन सिग्निफिकेशन सभी प्लैनेट के पता होने चाहिए। ये मालूम होना चाहिए हम किस रिश्ते को किस प्लैनेट से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लासीफाई करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले है मेन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट इन बीएनएन। सैटर्न कर्म का कारक होता है। आपको जब भी प्रोफेशन देखना है,
वैसे तो हर तरीके के कर्म एक इंसान की लाइफ में है, उनका कारक सैटर्न होता है। तो जब भी आपको किसी भी व्यक्ति का भृगुनंदी नाड़ी में नौकरी से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो आप शनि को देखोगे। देखोगे कैसे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। जुपिटर जीव मतलब सेल्फ, आप हो खुद। जुपिटर आप खुद हो। अपने बारे में कुछ भी देखना है आपको, ओवरऑल आपके शरीर और अपने बारे में कुछ भी जानना है, आपके नेचर के बारे में कुछ भी जानना है, एक इंसान के बारे की जो भी एक्टिविटी है, मोटा होगा, पतला होगा, गोरा होगा, काला होगा, टॉल होगा, कैसा होगा, तो वो सारा कुछ जुपिटर से देखा जाएगा। मार्स आपका देह है, जैसा मैंने अभी बताया था, बॉडी को आपकी बताएगा। बिल्ट आपकी कैसी है, ईगो आपके अंदर, एनिमिटी दुश्मनी, इसको मंगल को एक्चुअली दंगल भी बोलते हैं। दंगल, मंगल इज दंगल, मतलब ये लड़ाई करने का भी कारक है, झगड़ालू बनाने का भी कारक है। तो आपके लड़ाई झगड़े वायलेंस वगैरह कुछ भी देखना है वो मार्स से देख लेंगे। मून इज मन, ये माइंड का कारक है आपका। किसी भी व्यक्ति के माइंड के बारे में देखना है तो वो मून से देखेंगे। आपकी लाइफ में चेंजेस, फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो लगातार बदलता रहता है, एक जगह पर एक मोमेंट को भी नहीं रहता, इसलिए आपके लाइफ के अंदर चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लेम को भी रिप्रेजेंट करता है। मून, मून की आपने स्टोरी सुनी होगी कि मून बृहस्पति की वाइफ तारा को लेकर चले गए थे, तो इसलिए उनको ब्लेम का भी कारक मानकर चलते हैं। आपके जो मति भ्रष्ट करता है वो चंद्रमा करता है। व्यक्ति जो इंपल्सन में इमीडिएट फॉर ए मोमेंट ऐसे कुछ इवेंट कर जाता है जो जिंदगी भर पछताना पड़ता है, वो चंद्रमा का रोल है, तो ब्लेम को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु आपके माया या इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। माया वो है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ माया है। जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो माया है, जिसके पीछे भागना चाहिए वो आपको पता ही नहीं है किस चीज़ के पीछे भागना चाहिए। आप जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो सभी कुछ माया है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। जो कल नहीं था कल होगा भी नहीं, हम उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मतलब जो टेम्परेरी है, परमानेंट है, उसके पीछे हम नहीं भाग रहे। हमें पता ही नहीं है किस चीज़ के पीछे भागना चाहिए। तो राहु का काम है आपके अंदर इल्यूजन क्रिएट करना, मति भ्रम क्रिएट करना, माया। केतु आपकी मुक्ति, एंड और कट बोलते हैं इसको। मुक्ति का मतलब मोक्ष नहीं है, मुक्ति का मतलब मोक्ष नहीं होता, ये एंड और कट है, रिजेक्ट। किसी भी चीज को रिजेक्ट करने के लिए हम केतु को यूज करते हैं। मना करना, हर चीज के लिए मना कर देना, और किसी भी चीज को एंड करना। जब केतु का हम रोल देखेंगे, आपकी नौकरी जाएगी, केतु लेकर जाएगा। जब आपका शनि को, कर्म को केतु से कनेक्ट कर दोगे तो आपका कर्म खत्म हो जाएगा। आप अपने आप से केतु को कनेक्ट कर दोगे तो बीमारी आ जाएगी, आपका मूवमेंट रुक जाएगा। इसी तरीके से आप मून को केतु से कनेक्ट कर दोगे तो मन में दिक्कतें आ जाएंगी। और बाकी मरकरी को केतु से कनेक्ट कर दोगे तो मरकरी एक्चुअली पढ़ाई और बुद्धि का कारक है, आपकी एजुकेशन सफ़र करेगी। शुक्र को केतु से आप कनेक्ट कर दोगे तो आपकी वेल्थ चली जाएगी, जो बॉडीली हैप्पीनेस है वो भी चला जाएगा। तो केतु एक्चुअली एंड करता है हर चीज़ को। सूर्य आपका आत्मा का कारक है, सॉल का, गवर्नमेंट और अथॉरिटी का भी कारक है। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी देखना है, सूर्य के बारे में देखेंगे। अथॉरिटी किसी को मिलेगी नहीं तो सूर्य के बारे में देखेंगे। मरकरी बुद्धि का कारक है, बच्चे वाली बुद्धि को मरकरी बोलते हैं। दो तरह की बुद्धि होती है, बुद्धि और बुद्धिमता। इंटेलिजेंस एंड विजडम। इंटेलिजेंस इज नॉट सफिशिएंट। इंटेलिजेंस तो ऐसी भी होती है, बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, अक्सर आप लोग ने सुना होगा, हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो बहुत है, मार्क्स नहीं लाता, पढ़ता नहीं है। इंटेलिजेंट इसका मतलब मरकरी ठीक है मगर उसका जुपिटर ठीक नहीं है। पढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर समझ ही नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाऊंगा। इट मीन्स मरकरी इज ओके, इंटेलिजेंट होने का मतलब मरकरी अच्छा, मगर पढ़ता नहीं है, इसका मतलब उसकी विजडम की कमी है, समझ की कमी है। समझ जो है वो आपका बृहस्पति या जुपिटर होता है। हर मरकरी आगे चल के जब मैच्योर हो जाता है तो बृहस्पति बनता है, क्योंकि वो बुद्धिमता है। मतलब बुद्धि के साथ जब तक आपकी समझ नहीं है तो वो बुद्धि किसी भी काम की नहीं है। वो नेगेटिव भी जा सकती है, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर लेकर नहीं जाएगी। इसलिए मरकरी एक्चुअली चंचल होता है। जो मजाक टाइप लोग करते हैं वो मरकरी है आपका, वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो मरकरी है। मगर जो दूसरों का मजाक कभी ही नहीं उड़ाएगा, हर सिचुएशन को जो अंडरस्टैंड करता है वो आपका जुपिटर है। मरकरी ब्रेन है आपका, इम्पल्सन एकदम से वही चंचल है। राहु और मून का कॉम्बिनेशन भी यही है, इसको पागलपन का कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। राहु और मून दोनों मिल जाते हैं तो वो पर्सन एक्चुअली, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, जैसे डिसेबल्ड पर्सन के अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, राहु और मून वालों के पास भी एक अलग से कुछ पावर होती है। वो ऐसी चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं जिसके अक्सर और लोग एक्सपर्ट नहीं होते। एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है।
शुक्र आपका भोग है, हर तरीके का भोग है, इसलिए डिजायर भी है। और वेल्थ और धन ये सभी कुछ शुक्र रिप्रेजेंट करता है इन सारी चीजों को। मेन सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लेनेट इन रिलेशंस, तो रिलेशंस के बारे में आप बार बार पूछोगे कितनी बार, मैंने सभी चीज़ों को पहले छोटा करके फिर बड़ा करके यहाँ पर दिया हुआ है आपको। जब भी कुंडली के अंदर किसके बारे में क्या देखना है, तो देखिए आपका जो सूर्य है, सन, वो आपका फादर है, आपके पिताजी है, आपका पुत्र भी सूर्य है, और फादर इन लॉ भी सूर्य ही होंगे यहाँ पर। तो आपका सन फादर इन लॉ भी, मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपको मालूम ही है, और ये मदर इन लॉ को भी यही रिप्रेजेंट करता है। मार्स एक्चुअली हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। हस्बैंड को कई बार जुपिटर से भी लेते हैं, मगर भृगुनंदी नाड़ी में मेनली मार्स हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है वो आपका हर तरीके के फ्रेंड को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रेंड मेल और फीमेल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कैसा भी फ्रेंड हो आपका, फास्ट फ्रेंड, लवर, वो सब आपके क्या होंगे, मरकरी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपका लास्ट जो भी ब्रदर और सिस्टर है, जितने भी बहन भाई है, उसमें जो लास्ट वन है उसे मरकरी से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो सिस्टर हो या ब्रदर हो। जो लास्ट वन है उसको आपने देखना है तो मरकरी से, आजकल तो एक दो ही होते हैं, तो लास्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो एक बड़ा होगा या छोटा होगा, तो जो भी छोटा होगा उसको मरकरी से रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट वन। जुपिटर सेल्फ है, खुद गाइड और गुरु है। शुक्र आपका एक तरीके से आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी फीमेल है, सेल्फ फीमेल को अपना आप में, जैसे हम जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन को, सेल्फ को, फीमेल के केस में जुपिटर के साथ साथ कुछ केसेस में हम शुक्र को भी देखेंगे। मतलब वीनस इटसेल्फ फीमेल नेटिव को रिप्रेजेंट करती है, मैं बताऊंगा कहां पर देखेंगे, हर बार नहीं देखेंगे, मगर शुक्र से हम फीमेल नेटिव को, सेल्फ को भी हम वीनस से भी देखते हैं और जुपिटर से भी देखते हैं। इसके बाद वाइफ है किसी भी मेल की, वो आपका वीनस है, हस्बैंड एक्चुअली मार्स होता है। एल्डर सिस्टर वीनस है, ध्यान से सुनिए, एल्डर सिस्टर वीनस है जब तक माँ जिंदा है, मगर माँ चली गई तो मून बन जाएगी एल्डर सिस्टर। नोट कर लेना इस चीज को, बिकॉज जब तक मदर है आपकी तो मून इज मदर और एल्डर सिस्टर इज वीनस। मगर जब माँ नहीं है तो आपकी जो एल्डर सिस्टर माँ की तरह होगी तो उसे हम मून से रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी एल्डर डॉटर को भी वीनस से देखते हैं, डॉटर इन लॉ जो आपकी पुत्र वधु है वो उसको भी हम वीनस से ही देखते हैं। सैटर्न एल्डर ब्रदर होता है, बड़ा भाई सैटर्न है आपका। इसके बाद राहु आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, इसके बारे में कंट्रोवर्सी है, पर आरजी राव जी जो मानते थे वो यही है, बाकी अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। राहु पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो आपके दादा और दादी को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नाना और नानी को रिप्रेजेंट करते हैं। रोल ऑफ प्लैनेट्स इन नाड़ी, प्लैनेटरी पोर्टफोलियो एंड कर्मा इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसे मैं यहाँ पर बताऊंगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी emphasizes understanding the key roles of planets in relation to human life and karma. It identifies the planetary influence on individuals' actions and experiences. तो यहाँ पर हम एक्चुअली प्लैनेट्स का देखेंगे कि एक प्लैनेट का एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में जो भी वो करता है उस पर किस तरीके का असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन ए मेल चार्ट, पुरुष के चार्ट के अंदर जुपिटर जीव कारक है, मतलब खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसकी लाइफ का सिग्निफिकेटर है, जीवन का सिग्निफिकेशन है, प्राण का सिग्निफिकेटर होता है, तो जुपिटर को जीव कारक बोलते हैं। फीमेल चार्ट के अंदर दोनों जुपिटर और वीनस जीव कारक माने जाते हैं, जो मैं आपको अभी बताकर आया हूं। सैटर्न इज द कर्म कारका, तो जुपिटर सैटर्न ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं, सिग्निफिकेटर्स ऑफ डीड, जो भी आपने कर्म किए हैं उनका सभी का कारक शनि होता है। नॉन टू रिप्रेजेंट डिले एंड इनर्सिया इन बोथ मेल एंड फीमेल, तो आपकी लाइफ के अंदर किसी भी चीज में जो डिले हो रहा है उसे भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सैटर्न आपको बगैर कर्म किए हुए कोई भी फल नहीं लेने देगा। तो जब कर्म करने पर फल मिलेंगे तो उसमें डिले होना कंपलसरी है, तो सैटर्न यहाँ पर कर्म कारक है। ये 3 प्लैनेटों का ग्रुप है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है भृगुनंदी नाड़ी में, सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है आपके लिए, वो है जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। जुपिटर आपका जीव को रिप्रेजेंट करता है, वीनस आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न आपके कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं आपके एस्ट्रोलॉजी के। भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर, वीनस, सैटर्न रेस्पेक्टिवली ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा कौन है? जो हमें जीवन देता है, सृष्टि की रचना करता है।
वो जुपिटर का रोल प्ले कर रहा है। जुपिटर यहाँ पे ब्रह्मा का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो आपको जीवन दे रहा है। इसके बाद आ जाता है आपका विष्णु का काम क्या है आपका। तो विष्णु आपको, जो हम गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। तो आपको ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज का मतलब जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है जीने के लिए। रिसोर्सेज यहाँ पर वीनस है एक्चुअली, जो रिसोर्सेज हैं वो वीनस है। ये आपका विष्णु का रोल प्ले करता है। और जो लास्ट वन में जो आता है आपका एंड में डेस्ट्रॉयर है, वो आपका शिव है। सैटर्न डेस्ट्रॉयर का यहाँ पर काम करता है। तो ये तीनों आपके जुपिटर, वीनस और सैटर्न उसी तरीके से काम करते हैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जैसा कि ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश काम करते हैं। जुपिटर आपका जीव का कारक होता है। वीनस आपको डे टू डे जो चीज़ें चाहिए होती हैं शरीर के लिए वो प्रोवाइड करता है। और जो आपका सैटर्न है वो एंड में आपको फल देता है, जिसको बोलते हैं हम खत्म हो जाना। प्लेनेट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है, मतलब अच्छे, बुरे और न्यूट्रल। आप जैसे कहते हो ना, शनि खराब है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, राहु खराब है, केतु खराब है, इस तरीके से ये बेनिफिक प्लेनेट है, वो मेलिफिक प्लेनेट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आपका शुक्र बेनिफिक प्लेनेट है, जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है, और मून और मरकरी कंडीशनल बेनिफिक होते हैं। सैटर्न, मार्स को हम मेलिफिक प्लेनेट मानकर चलते हैं, राहु केतु को मेलिफिक प्लेनेट मानकर चलते हैं, सूर्य को क्रूर ग्रह मानकर चलते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है बेनिफिक और मेलिफिक। यहाँ पर प्लेनेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है डेस्टिनी मेकर, जो आपका भाग्य बनाते हैं। एक है आपके डेस्टिनी मॉडिफायर, जो आपके भाग्य में बदलाव करते हैं। और तीसरे होते हैं डेस्टिनी ब्रेकर, जो आपका भाग्य खराब करते हैं। तो यहाँ पे प्लेनेट को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसे हमें ध्यान रखना है। आपके जो 2 प्लेनेट को यहाँ पर अलग से कर दिया गया है, जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर आपका जीव कारक है और सैटर्न कर्म कारक है। ये 2 प्लेनेट आपके हेड हैं एक्चुअली BNN के अंदर। सब आपकी पूरी जिंदगी इन 2 प्लेनेटों के इर्द गिर्द गुजरती है। जुपिटर आपको खुद के शरीर को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न आपके कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। तो इन प्लेनेट को इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं लाया। कैटेगरी में क्यों नहीं लाया? जुपिटर क्योंकि आप खुद है, आपके साथ क्या होना है वो बाकी प्लेनेट डिसाइड करेंगे। तो जुपिटर आप सेल्फ है और सैटर्न आपके कर्म है, तो वो कर्मों के साथ क्या होना है वो बाकी प्लेनेट डिसाइड करेंगे। अब कौन डिसाइड करेगा? जब जुपिटर और सैटर्न के साथ डेस्टिनी मेकर प्लेनेट आ जाते हैं, जो आपका भाग्य बनाने वाले प्लेनेट आ जाते हैं जुपिटर के साथ या सैटर्न के साथ, तो वो आपके भाग्य को बना देंगे, आपकी जिंदगी को अच्छा कर देंगे। डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट यदि जुपिटर और सैटर्न के साथ आ जाते हैं तो वो आपके भाग्य को खराब कर देंगे, आपको खराब कर देंगे, आपके कर्मों को खराब कर देंगे। और मॉडिफायर आएंगे तो वो आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। फिर से बता देता हूँ, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, आगे तक सारा कुछ इसी पर बेस्ड होगा हमारा भृगुनंदी नाड़ी। कि आपके 2 प्लेनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जुपिटर है जो आप स्वयं में, तो हम अपने आप के लिए जीते हैं, और दूसरा आपका सैटर्न है जो आपके कर्मों का कारक है। और दूसरी हमारी लाइफ डिपेंड करती है कर्म पर। अब जो हमें अच्छा करे, हमारे कर्मों को अच्छा करे, वो हमारे लिए अच्छा है डेस्टिनी मेकर। जो हमें खराब करे, हमारे कर्मों को खराब करे, हमें बीमार कर दे, काम में हमारे में रुकावट डाले, वो आपका डेस्टिनी ब्रेकर होगा। और तीसरा मॉडिफायर होगा जो हमें चेंज करने की कोशिश करे। तो ये समझ लीजिए अब क्या होगा। जो डेस्टिनी मेकर प्लैनेट हैं वो आपके हैं सन, वीनस एंड मरकरी। सूर्य, शुक्र और मरकरी। इनमें आपका वीनस और मरकरी आपको पता है, वीनस वेल्थ का कारक है, मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, सन आत्मा का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, अथॉरिटी का कारक है। जब भी इन तीनों का एसोसिएशन आपका सैटर्न या जुपिटर से होगा, उसमें हमें फ्रेंडशिप और एनिमिटी देखनी पड़ेगी। वो मैं बताऊंगा आपको कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है। यदि शत्रु होता है कोई भी प्लेनेट तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टिल ये मानकर चलेंगे यदि आपका जुपिटर का सन के साथ, वीनस के साथ या मरकरी के साथ एसोसिएशन होगा तो वो आपको भाग्य में राइज करेगा, डेस्टिनी आपका भाग्य बनाएगा। ऐसे ही यदि सैटर्न के साथ भी होगा तो भाग्य बनेगा। कहीं कहीं पर सन के साथ प्रॉब्लम आएगी, दैट विल डिस्कस सेपरेटली। तो क्या होगा देखिए, सन सूर्य क्या सिंबलाइज करता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। ये आप अभी से याद कर लेना, बार बार बोलूंगा मैं। फेम, आपका समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है, सक्सेस, सफलता का भी कारक है सूर्य। वाइटल लाइफ मैटर्स, इट रिप्रेजेंट द फादर एंड सन। पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, सन को भी रिप्रेजेंट करता है इन बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट। अब आपकी जिंदगी के अंदर फेम और आपकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पिता और पुत्र होते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी पिता पर डिपेंड करती है, आपका सारा फोकस फादर
पे बेस्ड होता है, और जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने पुत्र पर बेस्ड होता है, आपका सारा ध्यान पुत्र की तरफ होता है, आपकी जो नेम फेम सब उसी पर निर्भर करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है सन। दूसरा है आपका वीनस, शुक्र, इट रिप्रेजेंट लग्जरीज एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी जो भी संपन्नता है, धन दान, उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिग्निफाइज द वाइफ इन मेल चार्ट, तो वाइफ अपना आप में एक धन है, तो वो भी इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन है आपका मरकरी, इंडिकेट्स इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता को, कम्युनिकेशन स्किल आप सब जानते हो, कॉमर्स एंड ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑल्सो सिंबलाइजेज यंगर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स इन बोथ मेल एंड फीमेल चार्ट, सबसे छोटे बहन भाई को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे इनको डेस्टिनी मेकर्स इसलिए माना गया है, जब भी इनका कनेक्शन जुपिटर या सैटर्न से होगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो ये आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। अब आते हैं दूसरे प्लेनेट जो है मार्स और मून, दोनों एम प्लेनेट जो भी हैं आपके, मार्स एंड मून, ये है डेस्टिनी मॉडिफायर, ये चेंज करेंगे आपकी लाइफ के अंदर, या करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। जब भी जुपिटर के साथ मार्स आएगा तो वो चेंज करने की कोशिश करेगा, या इन तीनों से सन, वीनस और मरकरी के साथ भी मार्स आएगा तो उनमें चेंज करने की कोशिश करेगा, मून भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मून एक्चुअली मूवमेंट है, मून एक्चुअली ब्लेम है, तो ये, और मून मन है, तो ये भी आपके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेगा। मार्स गवर्न करता है ईगो को, अग्रेशन को, कन्फ्लिक्ट को, ब्रदरहुड को। इन फीमेल चार्ट ये आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो हस्बैंड तो बदलने की कोशिश करता ही है, ऐसा कोई हस्बैंड नहीं होगा जो वाइफ को नहीं बदलने की कोशिश करता। वाइफ नहीं, सारी नहीं बदलती, हस्बैंड तो सभी कोशिश करते हैं। मून है आपका, इट रिफ्लेक्ट्स माइंड, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, बट ऑल्सो एस्पेक्ट लाइक मूड स्विंग्स, आपके जो भी मूड स्विंग्स होते हैं, अभी खुश बैठे हो, आज खुश हैं, कल नाराज हैं, वो यही है। एडल्ट्री, लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। मदर इन ऑल चार्ट, सभी चार्ट्स में माँ को, माँ भी आपको देखिए मॉडिफाई करती है, हर व्यक्ति को माँ मॉडिफाई करती है, इसलिए मून मॉडिफायर है। मार्स भी मॉडिफायर है क्योंकि हस्बैंड का भी कारक है, और आपको मार्स भी मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। आप बहुत भले चिंगे बैठे हो, आपके मन के अंदर गुस्सा लेकर आ जाएगा, और मून इसी तरीके से मॉडिफाई करता है। आप ठीक ठाक बैठे हो, आप कभी हैप्पी होंगे, कभी आपको गुस्सा आएगा। और डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट होते हैं, राहु एंड केतु आर डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट्स, ये दोनों जिसके साथ भी चले गए, जुपिटर के साथ चले गए तो जुपिटर को खराब करेंगे, राहु भी खराब करेगा, केतु भी खराब करेगा। हालांकि हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कौन किस प्लेनेट के साथ जाएगा, तब क्या होगा, हर एक केस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने डेस्टिनी मेकर और ब्रेकर की यहाँ पर बात की। तो आज की क्लास के अंदर जो मैंने आपको बेसिकली कंसेप्ट बताया है, सिंपली थोड़ा ही बताया प्लेनेट के बारे में, भृगु नंदी नाड़ी का जो बैकग्राउंड क्या है, इसको हमें किस तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, वो मैंने आपको बताया है। और मैंने बताया है जो आपको बाकी चीज़ें तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, आप यहाँ से इसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आज की क्लास के बाद, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, कि आपको सभी प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए। वीक में 2 दिन क्लास होगी। अभी आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा इसका ग्रामर कराऊंगा तो थोड़ा होमवर्क दूंगा। अभी आप केवल इन्हें याद भर कर लें, और फर्दर सिग्निफिकेशंस मैं बताऊंगा कि और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि बड़ी बहन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटी बहन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मौसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी के 3 बच्चे हैं तो सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। वो अभी कोई क्वेश्चन भेजना मत, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। आज मैंने थोड़ा सा, हमारी इंट्रोडक्शन टाइप क्लास थी तो उसमें मैंने कुछ कुछ आपको बताने की कोशिश की है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कोई चांस दिया नहीं था कोई क्वेरी रखने का। अब आप क्लास से रिलेटेड या अदरवाइज आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, नाउ यू कैन आस्क। आप हैंड रेज कर सकते हो यदि जिसने भी पूछना है, एंड क्लास से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आपके माइंड के अंदर कोई भी और कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो। जी गुरदीप जी बताइए। गुरदीप सिंह जी, अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं अभी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मेरे को पूछना था, ये जो हमारे जो सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, वीडियो रिकॉर्डिंग? हर एक सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगले दिन, ओके अलॉन्ग विद पीडीएफ, ओके सर, और फॉर एवर होगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।
और किसी का और कोई क्वेरी है? नहीं है? तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर।